दोस्तों कल मैंने एक मूवी देखी द फाउंडर, जो एक सच्ची कहानी है मैकडोनल्ड की। इस कहानी ने मुझे बहुत ही इम्प्रेस किया। इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। जो भी मैंने सीखा मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूं, ताकि आप इस लर्निंग को अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट कर सकें और जल्द से जल्द अपने स्टार्टअप को बिजनेस के रूप में एस्टेब्लिश कर सकें। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए सुपर एक्साइटेड हूं। इस वीडियो में मैं आपको द फाउंडर मूवी की स्टोरी भी बताऊंगा और अपने नज़रिए से उसको एनालिसिस भी करूंगा और कैसे हम इस लर्निंग को अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि सभी स्टार्टअप इस लर्निंग का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत 1954 से होती है, जिसमें एक आदमी रे को दिखाया जाता है। अब उसकी उम्र 52 साल हो चुकी है। वो बहुत तरीके के काम कर चुका है और उन सभी में फेल हो चुका है। अब वो मिल्क शेक मिक्सर बेचता है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो बहुत मेहनत करता है, नए नए आइडिया ट्राई करता है, पर अभी तक वो बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाया है। एक दिन उसकी सेक्रेटरी उसे बताती है कि हमें किसी कंपनी से 6 मिक्सर का ऑर्डर मिला है। रे हैरान होता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया। वो रिकन्फर्म करने के लिए कस्टमर को कॉल करता है। तब कस्टमर उसे कहता है कि हाँ, उसने गलत ऑर्डर प्लेस किया है, उसे 6 नहीं बल्कि 8 मिक्सर चाहिए। ये सुनकर वो और भी हैरान होता है और कस्टमर से एड्रेस लेता है। जब उस एड्रेस पे वो पहुंचता है तो देखता है कि वो एक रेस्टोरेंट है और उसके बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई है। वो भी वहाँ पर बर्गर का ऑर्डर प्लेस करता है और ये देखकर हैरान होता है कि इसका ऑर्डर उसको बहुत जल्दी मिल गया। जब वो अपना बर्गर खा रहा होता है तब एक आदमी उससे पूछता है कि उसे ये बर्गर कैसा लगा। रे कहता है काफ़ी अच्छा। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ और मेरा नाम मैकडोनल्ड है। रे भी जब अपना परिचय देता है तो मैक समझ जाता है कि ये वही इंसान है जिसे हमने 8 मिक्सर का ऑर्डर दिया है। मैक रे को अपने किचन में ले जाता है, जहाँ का प्रोसेस देखकर रे आश्चर्यचकित हो जाता है। मैक अपने भाई डिक से भी मिलवाता है। रे उन दोनों भाइयों से उनकी स्टोरी बताने को कहता है। तो वो बताते हैं कि हमारे शहर में नौकरी का कोई चांस नहीं था, इसलिए हम एक्टर बनने के लिए हॉलीवुड आ गए। काम मिला, थोड़ा पैसा भी कमाया, पर उस समय साल में 1 या 2 मूवी ही रिलीज होती थी, इसलिए इस लाइन में ज़्यादा पैसा कमाना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने सोचा कि एक स्टूडियो खोलने की बजाय क्यों ना हम एक रेस्टोरेंट खोल लें, और हमने ऐसा ही किया। शुरू में रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस शहर में लोग ही कम थे, इसलिए हम जल्दी सैचुरेट होने लगे और हमने अपना रेस्टोरेंट ज़्यादा आबादी वाले शहर में शिफ्ट कर लिया। शुरू में भीड़ जुटने भी लगी, पर थोड़े दिनों में ही कस्टमर कम होने लगे। कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि हमें ऑर्डर डिलीवरी करने में काफ़ी देरी हो जाती है। वो ये भी बताते हैं कि तब हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि हमारे मेन्यू में 27 आइटम थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 ही आइटम की सेल ज़्यादा होती थी। तो हमने डिसाइड किया कि बस हम यही 3 ही आइटम बेचेंगे। हम अपने ऑर्डर को 30 सेकंड में डिलीवर करेंगे और रेस्टोरेंट को सेल्फ सर्विस मॉडल पर चलाएंगे। लेकिन ये बहुत ही चैलेंजिंग था हमारे लिए। हमें अपना किचन रीडिज़ाइन करना था, एम्प्लॉय को नए सिरे से ट्रेन करना था, प्रोसेस रीडिफाइन करना था। हम ये भी जानते थे कि इस सब को करने के लिए हमें रेस्टोरेंट को कुछ दिन बंद रखना होगा, जो हम नहीं कर सकते थे। पर फिर भी हमने रिस्क लिया और ये सब कर लेने के बाद शुरू में तो लगा हमने गलत कर दिया। बहुत से लोग सेल्फ सर्विसिंग मॉडल से खुश नहीं थे, कुछ लोग मेन्यू को लेकर खुश नहीं थे। हम सोचने लगे कि पुराने मॉडल में जाने में अब और कितना खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ दिन बीतने के साथ ही धीरे धीरे फास्ट डिलीवरी हमारी यूएसपी बनता चला गया और आज हम एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। रे दोनों भाइयों की कहानी सुनकर काफ़ी इंप्रेस होता है और फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बताने लगता है। मैक बोलता है हमने फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश की थी, हमारी 5 फ्रेंचाइजियाँ हैं भी, पर इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते क्योंकि इससे ज़्यादा फ्रेंचाइजी पर हम क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पाते। तब रे कहता है कि ये सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूँगा। आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, हर शहर में कम से कम आपकी एक फ्रेंचाइजी तो होनी ही चाहिए। मैक रे की बात को अनसुना कर देता है, लेकिन डिक काफ़ी आगे बढ़ना चाहता था, तो वो मैक को बाद में मना लेता है
और दोनों भाई रे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें बहुत सारी शर्तें होती हैं। रे उन सभी शर्तों को मान लेता है और जिस उम्र में लोग अपने रिटायरमेंट को प्लान करते हैं उस उम्र में रे अपने घर को गिरवी रखकर मैकडोनल्ड का एक आउटलेट खोल लेता है। सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेटिव्स उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी रे कुछ लोगों को मनाने में कामयाब हो जाता है जो मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले 1 महीने में ही 3 और नए रेस्टोरेंट खुल जाते हैं और धीरे धीरे 1 साल में मैकडोनल्ड के 13 नए रेस्टोरेंट खुल जाते हैं। पर इतना सब हो जाने के बाद भी दोनों भाइयों के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट के कारण रे को इतने पैसे भी नहीं बच रहे होते कि वो अपने गिरवी रखे हुए घर को छुड़ा पाए। वो दोनों भाइयों से गुजारिश करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर लें, लेकिन वो मना कर देते हैं। इसके बाद रे काफ़ी निराश हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। इसी दौरान रे की बात हैरी से होती है जो मैकडोनल्ड के कॉन्सेप्ट से काफ़ी प्रभावित होता है। जब रे हैरी को अपनी प्रॉब्लम बताता है तो हैरी कॉन्ट्रैक्ट को स्टडी करता है और रे को कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करोगे तो जिंदगी भर कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों भाई तुम्हें अपने ऑपरेशन प्रोसेस में छेड़छाड़ करने नहीं देंगे और फ्रेंचाइजी देने का जो तुम्हारा अभी का प्रोसेस है वो कभी भी तुम्हें फ्रेंचाइजी ओनर पर हावी नहीं होने देगा। तुम्हें फ्रेंचाइजी देने के प्रोसेस में कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जिससे फ्रेंचाइजी ओनर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, और एक बार ऐसा हो गया तो वो दोनों भाइयों को भी तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। तब रे एक नई कंपनी बनाता है जिसका नाम वो रखता है फ्रेंचाइजी रियल्टी कॉर्पोरेशन, जिसमें अब वो बैंक की मदद से जमीन खुद खरीद कर उसको फ्रेंचाइजी लेने वालों को रेंट पे देने लगता है। ऐसा करने से फ्रेंचाइजी ओनर्स पर उसकी पकड़ बढ़ने लगती है और वो रेंटल इनकम से बैंक को भी पैसा समय पे वापस करने लगता है। धीरे धीरे बहुत से फाइनेंसर भी उसके साथ जुड़ जाते हैं और चूंकि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी की लागत अब कम हो जाती है इसलिए बहुत से लोग फ्रेंचाइजी लेने लगते हैं और ऐसे में बहुत जल्द ही रे की कंपनी उन दोनों भाइयों की कंपनी से बहुत बड़ी हो जाती है। अब रे अपनी कंपनी का नाम बदलकर द मैकडोनल्ड कॉर्पोरेशन कर देता है। जब ये बात उन दोनों भाइयों को पता लगती है तो वो रे को कोर्ट में घसीटने की धमकी देते हैं। तो रे उनसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ऑर्डर ले चुका हूँ, तुम हर बात पे ना करते हो, तुम तरक्की के रास्ते में आते हो और अब मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लूँगा। तुम छोटी सी जगह के छोटे से व्यापारी हो और मैं पूरे देश में फैला हुआ हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, मैं बढ़ना चाहता था, उसके लिए मैंने बहुत कड़े फैसले लिए, बहुत सा रिस्क लिया और मैं बन गया बड़ा। अब मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे रहा हूँ, तुम मुझे अपना ये नाम बेच दो। और फिर अंत में दोनों भाई थोड़ा रोना गाना करके मान जाते हैं। फिर जब अंत में तीनों मिलते हैं तो मैक रे से पूछता है कि जिस दिन तुम पहली बार मेरे रेस्टोरेंट आए थे तभी मैंने सारा आइडिया और प्रोसेस तुम्हें बता दिया था, तब तुमने इस आइडिया पे अपना काम क्यों नहीं शुरू किया? तब रे बोलता है कामयाबी इस रेस्टोरेंट और इस आइडिया में नहीं है बल्कि इस नाम में है, मैकडोनल्ड। ये सर नेम अमेरिका में बहुत लोगों के हैं, ये सर नेम अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। और रे दोनों भाइयों को ये भी बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है, इस नाम के बदले में मैंने तुम्हें इतना पैसा दिया है कि तुम्हारी सात पुश्तें भी इतना पैसा इस नाम से नहीं कमा सकती थी। दोस्तों, इस मूवी की कहानी से मैंने 10 पॉइंट समझे। पहला है, आपको अपनी कंपनी का नाम बहुत सोच समझ के रखना होगा। कंपनी का नाम कैची होना ही चाहिए, नाम कैची होगा तो उसे ब्रांड में बदलना ज़्यादा आसान होगा। दूसरा है, अपने फेलियर से ना घबराएं, ये फेलियर ही एक्सपीरियंसेस हैं जो किसी आने वाली अपॉर्चुनिटी को किसी बड़े बिजनेस मॉडल में तब्दील करने की ताकत रखते हैं। तीसरा, अपने रिटर्न एग्रीमेंट बहुत सोच समझ कर करें। कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उसमें लिखी सभी शर्तों का दूरगामी परिणाम जरूर प्रेडिक्ट कर लें ताकि भविष्य में आपको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, नेक्स्ट है, कस्टमर की कस्टमाइज नीड पर एक बड़ा बिजनेस मॉडल नहीं खड़ा किया जा सकता। जो भी आप अपने कस्टमर को डिलीवर करना चाहते हैं उसे अच्छे से डिफाइन कर लें, उसी हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें और उसी हिसाब से अपने प्रोसेस को डिज़ाइन करें। नेक्स्ट है, अगर कस्टमर के फीडबैक के आधार पर डिलीवरेबल बदलना भी पड़े तो ज़रूर बदलें, क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा तो वही मिलता रहेगा जो मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि आप उतने सफल नहीं हैं जितने आप हो सकते हैं तो आपको अपने बिजनेस के डिलीवरेबल बदलने का रिस्क लेना ही होगा।
दोस्तों नेक्स्ट है, जितने कम प्रोडक्ट होंगे उतना आसान होगा एक बड़ा बिजनेस मॉडल डेवलप करना, क्योंकि ऐसे में प्रोसेस डिफाइन करना आसान होता है, एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देना आसान होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ सिस्टम एंड प्रोसेस ठीक से डिफाइन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बिजनेस को बड़ा करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है, बड़ा बिजनेस करने के लिए आपकी ऑडियंस भी बड़ी होनी चाहिए। अगर छोटी ऑडियंस के लिए काम करेंगे तो प्रोडक्ट आप जितना मर्जी अच्छा कर लीजिए, बिजनेस कभी बड़ा नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत करते जाइए, आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। हार जीत तो सिक्के के दो पहलू हैं, हार से एक्सपीरियंस गेन करते जाइए और जीत को सेलिब्रेट करते जाइए। नेक्स्ट है दोस्तों, कैलकुलेटिव रिस्क बिजनेस करने के लिए लेना ही होता है। बहुत से एक्सपेरिमेंट करने ही होते हैं, बहुत से प्रोडक्ट मिक्स ट्राई करने ही होते हैं, लेकिन फेल होने से डरेंगे तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा। बिजनेस बड़ा करना है तो अपने फेलियर होने की रेट को भी बढ़ाना होगा। और दोस्तों अंत में लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे ही, आपकी असफलता पर हंसेंगे भी और आपकी सफलता से जलेंगे भी, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप सच में जीने का मजा देती है, फ्रीडम देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, अपनी पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करने का एक मौका देती है, जो लाखों की नौकरी करने से कई गुना बेहतर है। दोस्तों अगर आपको इनके अलावा कुछ और पॉइंट समझ में आए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम आगे फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ध्यान रहे, अगर आप ऐसे किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। स्टे होम एंड स्टे सेफ, क्योंकि अब आपको अपने स्टार्टअप को सफल बनाने के लिए कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। न्यू सोर्स है आपकी स्टार्टअप रिलेटेड नीड्स को घर बैठे पूरा करने के लिए। सो गाइस, स्टे इन टच। थैंक यू।